हाय सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सहाय नॉलेज 90 में। और सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम पुनः आप लोगों के बीच एक ऐसे टॉपिक लेकर के हाजिर हैं जो आपके विषय सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र से संबंधित है। किंतु उससे पहले हम नागरिक शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति और शब्दों के निर्माण एवं उनकी परिभाषा के विषय में जानना आवश्यक समझेंगे। तो चलिए आज हम वीडियो शुरू करते हैं कि नागरिक शास्त्र क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन शब्दों से मिलकर बना है, आदि आदि। आगे बढ़ने से पहले सभी छात्रों और दर्शकों से हमारा पुनः आग्रह है कि वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। बेल आइकन पर जाकर आल के बटन दबा करके आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में जाकर के यह कमेंट करते रहें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना यह टॉपिक। जैसा आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है इस तरह से, नागरिक शास्त्र शब्दोत्पत्ति अर्थ एवं परिभाषा। अर्थात नागरिक शास्त्र क्या है, नागरिक शास्त्र किसे कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोगों को विदित है कि नागरिक शास्त्र को अंग्रेजी में सिविक्स कहते हैं। सिविक्स कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, सिविस एवं सिविटास। सिविस जिसका अर्थ होता है नागरिक और सिविटास जिसका अर्थ होता है नगर एवं राज्य। अर्थात ऐसा शास्त्र, ऐसा विषय जिसमें नागरिक एवं नगर राज्य से संबंधित विषयों का अध्ययन किया और कराया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम यह चर्चा अवश्य करेंगे कि यह नागरिक शास्त्र मूलतः राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग होने के नाते हम यह देखते हैं कि राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यदि हम इसे बात कहें कि हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अर्थात राजनीति शास्त्र का जनक या राजनीति शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो सामान्यतः ऐसा पढ़ने को मिलता है कि राजनीति शास्त्र के जनक मूलतः अरस्तु को माना जाता है। और इन्हें जनक क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किया, ऐसा मैक्सी जो एक विद्वान हैं उनका मानना है। और सबसे पहले राजनीति शास्त्र का प्रयोग करने वाले यदि विद्वानों में नाम आता है तो विलियम गॉडविन है, जो स्पष्ट लिखा है विलियम गॉडविन, जिन्होंने राजनीति शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अब हम अरस्तु के विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा कि अरस्तु मूलतः यूनान के महान शासक सिकंदर, जो मेसोडोनिया या मकदूनिया नामक स्थान का शासक था, उसके गुरु थे माननीय अरस्तु। राजनीति के अतिरिक्त अरस्तु को जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जंतु विज्ञान, जूलॉजी एवं तर्कशास्त्र का भी जनक माना जाता है, ऐसा पढ़ने को मिलता है। तो राजनीति विज्ञान यूनानी भाषा के, अब हम राजनीति शब्द की उत्पत्ति के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि राजनीति विज्ञान यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बनता है। एक शब्द से मिलकर बना हुआ है, पॉलिस शब्द से राजनीति अर्थात पॉलिटिकल, जिसे अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, पॉलिस यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से पॉलिटिकल की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर एवं राज्य। अर्थात यह भी नागरिक शास्त्र के समान अर्थ प्रकट करता हुआ, अर्थात राजनीति शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम नगर एवं राज्यों की चर्चा करते हैं। अब आगे इसी वीडियो के साथ हम
12वीं के नागरिक शास्त्र के पहले पाठ शीत युद्ध का दौर से संबंधित चर्चा करेंगे, जो नए पैटर्न सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। तो शीत युद्ध का दौर क्या रहा, वह कब शुरू हुआ, शीत युद्ध का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या होती हैं, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के मध्य उपजा, आदि आदि। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि कुछ पॉइंट हमने दिया हुआ है। जैसा कि इसमें हमने कुछ पॉइंट पाठ से संबंधित दिया है। तो नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर आधारित और पाठ का नाम है शीत युद्ध का दौर, द कोल्ड वार ईयर। सबसे पहले हम शीत युद्ध का आशय अर्थात तात्पर्य समझ लेते हैं। शीत युद्ध किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर जैसे पहला दिया है शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा एवं उसका आरंभ। तो शीत युद्ध का क्या तात्पर्य है, तो शीत युद्ध से आशय एक ऐसी स्थिति से है जो वास्तविक युद्ध नहीं होता, किंतु युद्ध की स्थिति, युद्ध का जो है स्थिति हमेशा बनी रहती है। वह अन्य शब्दों में यदि हम शीत युद्ध की परिभाषा को परिभाषित करें तो शीत युद्ध एक विचारधारा का युद्ध कहा जा सकता है। अर्थात शीत युद्ध एक मानसिक युद्ध होता है जिसमें किसी प्रकार के अस्त्र एवं शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि दो महाशक्तियों के आपसी विचार या विभेद का परिणाम होता है। शीत युद्ध के आरंभ की यदि हम चर्चा करें तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अर्थात सन 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहा और इस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का आरंभ होता है। और यह शीत युद्ध प्रायः उस दौरान विश्व की दो महाशक्तियों के रूप में, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की दो महाशक्तियों के रूप में प्रथम अमेरिका और द्वितीय सोवियत संघ जिसे रूस कहा जाता है, ऐसी दो महाशक्तियों का उदय होता है जिन्होंने एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को अपने गुटों में शामिल करने की पूरी कोशिश की। साथ ही वास्तव में शीत युद्ध इन दो महाशक्तियों के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम रहा। आगे शीत युद्ध का स्वरूप क्या है और इसके कारण एवं परिणाम क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके मूल रीजन क्या थे, कारण क्या थे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट में शीत युद्ध के स्वरूप की यदि हम बात करें तो शीत युद्ध की जो प्रकृति है अर्थात जो स्वरूप है, एक कूटनीतिक युद्ध थी जिसमें युद्ध होने की संभावना हमेशा विद्यमान रहती थी। दोनों महाशक्तियां युद्ध को लेकर के तैयार नहीं थी, लेकिन कूटनीतिक रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास करती थी। इनके अंतर्गत दोनों राष्ट्र सहयोगी देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए विचारधाराओं एवं मान्यताओं पर अधिक बल दिया करते थे और इसके साथ निर्बल राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों देश आर्थिक सहायता, कूटनीति का प्रयोग किया करते थे। साथ ही वास्तविक युद्ध की स्थिति न होकर के केवल कूटनीतिक अर्थात वाक युद्ध की स्थिति बनी रही। ये इसके मूल स्वरूप हैं, मूल प्रकृति है। शीत युद्ध के कारणों की यदि हम चर्चा करें, तीसरे नंबर पर शीत युद्ध के कारण क्या हैं, तो कारण कुछ निम्नलिखित कारण होंगे। शीत युद्ध का कारण क्या रहा कि परमाणु बम का आविष्कार इसका प्रमुख कारणों में से एक रहा, क्योंकि उस समय यूएसए एवं ब्रिटेन परमाणु की तकनीकी को गुपचुप तरीके से किया करते थे, किंतु जब सोवियत संघ अर्थात रूस को इस बात की जानकारी हुई तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक मतभेद सा उत्पन्न हुआ। दूसरे नंबर पर आता है कारणों में कि सोवियत संघ के द्वारा अर्थात रूस के द्वारा हमेशा अमेरिका की आलोचना करना। सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही
अमेरिका अर्थात यूएसए की आलोचना करना आरंभ कर दिया था। यहाँ तक कि वह अपने राष्ट्र में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक पत्र पत्रिकाओं में यूएसए के विरुद्ध से संबंधित विचारों को, समाचारों को छापा जाने लगा। इस स्थिति को यूएसए अर्थात अमेरिका को जानकर काफ़ी कष्ट हुआ और शीत युद्ध की स्थिति का कारण हुआ। तीसरा नंबर जो कारणों में प्रमुख कारण है वह बर्लिन की घेराबंदी है। जून 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी थी। इस बात को लेकर के पश्चिमी देशों का यह मानना था कि यह कार्यवाही शांतिपूर्ण रूप से अगर किया जाए तो शीघ्र ही इसका समापन किया जा सकता है, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अन्य कारणों में सोवियत संघ के द्वारा अर्थात रूस के द्वारा वीटो का प्रयोग। सोवियत संघ की सोच में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसए का एक प्रचार तंत्र था। इस कारण उसने पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए सभी प्रस्तावों तथा वीटो का प्रयोग करके निरस्त करना शुरू कर दिया, जिससे यूएसए और सोवियत संघ की आपसी मित्रता में एक कटुता आरंभ हुई। U2 की घटना भी प्रमुख कारण है शीत युद्ध में, क्योंकि U2 एक अमेरिका का ऐसा जासूसी विमान था जिसे सोवियत संघ ने मार गिराया। सोवियत संघ का कहना था कि यूएसए यदि उससे क्षमा मांगे और जासूसी करना बंद कर दे तो ऐसी स्थिति पैदा न हो जिससे किसी प्रकार का मनमुटाव बना रहे। और भारत पाक युद्ध शीत युद्ध के कारणों में प्रमुख कारण है। वर्ष 1965 ईस्वी में भारत और पाक युद्ध में भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सोवियत संघ की मध्यस्थता की भूमिका यूएसए को अच्छा नहीं लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को रूस का भारत और पाक के युद्ध के बीच में मीडिएटर का काम करना उसे रास नहीं आया और यूएसए सोवियत संघ के इस बर्ताव से काफ़ी असंतुष्ट हुआ और शीत युद्ध के कारणों में यह भी प्रमुख कारण रहा। अब आगे हम चौथे नंबर पर शीत युद्ध के परिणाम की चर्चा करते हैं कि इन कारणों के बाद उनका क्या परिणाम निकला। शीत युद्ध के परिणामों को हम कुछ प्रमुख बिंदुओं में व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। में कुछ प्रमुख बिंदुओं में हम व्यक्त इस प्रकार से करेंगे कि नाटो की स्थापना पश्चिमी गठबंधन देशों ने अर्थात यूएसए के अधीन रहने वाले देशों ने अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की, जिसमें इस संगठन में 12 देश शामिल थे और उस संगठन का ऐसा विचार था कि यदि इस पश्चिमी देशों के संगठन के अंतर्गत आने वाले किसी देश पर यदि हमला होता है तो वह सभी देशों पर हमला माना जाएगा, ऐसा प्रस्ताव रखा गया। साथ ही वार्सा की संधि जो पश्चिमी गठबंधन के नाटो की स्थापना के जवाब में सोवियत संघ में वर्ष 1955 में वार्सा संधि की स्थापना की गई, जिसका मुख्य रूप और मुख्य उद्देश्य नाटो में शामिल होने वाले देशों का यूरोप में सामना करना था। शक्ति प्रदर्शन की यदि हम चर्चा करें तो दोनों महाशक्तियां आपसी प्रतिद्वंद्विता को दिखाने के लिए अपने अपने तरीके से शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। साथ ही महाशक्तियों की स्थिति सोवियत संघ एवं अमेरिका दोनों महाशक्तियां 1950 से 1953 तथा बर्लिन में वर्ष 1958 से 62 तथा कांगो में 1960 अन्य स्थानों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति आई और यह संकट गहराता गया, किंतु दोनों शक्तियां आपस में समझौता करने को तैयार न हुई, यहाँ तक कि पीछे हटने को तैयार न हुई। परिणामों की चर्चा करने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव रहा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि सोवियत संघ और यूएसए के इस शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति है। शीत युद्ध जो इस प्रकार का एक वाक युद्ध था, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका, यह विश्व राजनीति में या विश्व राजनीति का ध्रुवीकरण का कार्य किया
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दो महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका के नेतृत्व में ध्रुवीकरण राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ। वैश्विक जगत दो गुटों में विभाजित हो गया और शक्ति के दो ध्रुवों का सृजन हुआ। विश्व युद्ध के पश्चात दोनों महाशक्तियों में कटुता और वैमनस्यता अधिक बढ़ती गई, अर्थात उनके संबंध दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। इन दोनों महाशक्तियों के परिणाम स्वरूप ही सैन्य संगठनों का भी उदय हुआ, क्योंकि वर्ष 1949 में यूएसए के नेतृत्व में नाटो नामक सैनिक संधि का निर्माण किया गया और यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में किसी एक अनेक देशों के विरुद्ध यह किया गया आक्रमण किसी एक देश के पर आक्रमण समझा जाएगा और इस साम्यवाद का प्रसार को रोकने के लिए सीटो और सेंटो जैसे सैन्य समझौते को क्रमशः 1954 और 1958 में परिवर्तित किया गया। सशस्त्रीकरण की होड़ में वृद्धि हुई। इस शीत युद्ध के प्रभावों में दोनों देश सशस्त्रीकरण, परमाणु परीक्षण, सोवियत संघ ने जिस तरह से परमाणु परीक्षण का कार्य किया, अमेरिका भी इससे कहीं पीछे नहीं रहा और अमेरिका के पश्चिमी राष्ट्रों को जब यह खतरा महसूस हुआ तो उसने भी इस सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। अगले पॉइंट की चर्चा करते हुए हम शीत युद्ध पर भारत का संबंध क्या रहा, अर्थात शीत युद्ध की स्थिति में भारत ने इन देशों से कैसा संबंध रखा, इस पर चर्चा करते हैं। कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में अपनी भूमिका निम्न स्तरों पर निभाई थी। जैसे शीत युद्ध के समय भारत ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से अमेरिका और सोवियत संघ जैसे दो महाशक्तियों में से किसी भी एक महाशक्ति या किसी भी देश में सम्मिलित नहीं हुआ या सहयोग नहीं किया, किसी भी गुट में शामिल होने की नीति नहीं अपनाई। भारत की दोनों महाशक्तियों के प्रति विदेश नीति न तो नकारात्मक रही और न ही सकारात्मक रही, क्योंकि उस समय भारत ने अपनी सूझबूझ से एक ऐसी नीति अपनाई जो दोनों गुटों से अलग रह करके एक बीच का रास्ता निकाला। भारत ने उपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए देशों को महाशक्तियों के गुटों में जाने का पुरजोर विरोध भी किया तथा भारत स्वयं दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई। अगले पॉइंट जो है दो ध्रुवीय का उदय का कारण क्या है, दो ध्रुवीकरण क्या है और दो ध्रुवीकरण का उद्भव कैसे और कब हुआ। तो दो ध्रुवीकरण जो है शीत युद्ध का आरंभ माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसा कि पहले चर्चा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीकरण का उदय होना इसका प्रमुख कारण है। और इस दो ध्रुवीकरण में जब कोई दो महाशक्तियां आपस के विचारों या वैचारिक मतभेदों के कारण अलग अलग विचारधाराएं या अलग अलग कार्य करें, तो इन महाशक्तियों की होड़ क्या रही कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियां जैसे अमेरिका और सोवियत संघ जैसे शक्तियों का उदय होना, इन दोनों के बीच स्वयं को सबसे बड़ी महाशक्ति सिद्ध करने के लिए अंतर्द्वंद चलता रहा। पारस्परिक प्रतिद्वंदता भी इनमें रही कि सोवियत संघ एवं अमेरिका दोनों ही गुट विश्व में सबसे शक्तिशाली या शक्ति युक्त देश बनने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे, हमेशा संघर्ष करते रहे और दोनों की वैमनस्यता, दोनों का विरोध, दोनों का मनमुटाव हमेशा बना रहा और इन दोनों की विचारधाराएं सदैव से अलग रहीं, अर्थात दोनों की विचारधारा कभी मैच नहीं करी। अगले पॉइंट दो ध्रुवी के बाद गुट निरपेक्ष की भूमिका एवं उसका अर्थ तथा उद्देश्य। गुट निरपेक्ष की पृष्ठभूमि क्या है, गुट निरपेक्ष क्या है, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो अलग अलग शक्ति गुटों में बंट गया। एक शक्ति गुट का नेतृत्व अमेरिका किया जो पश्चिमी क्षेत्र से था, पश्चिमी देशों में से था, तो दूसरी शक्ति के गुट का नेतृत्व करने वाला सोवियत संघ था।
विश्व के अधिकांश देश किसी न किसी गुट में शामिल हो गए, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो उसने अपनी विदेश नीति के आधार पर किसी भी गुट में सम्मिलित न होने की नीति अपनाई। साथ ही भारत में कई आंतरिक समस्याएं एवं आर्थिक समस्या स्थिति को भी देखना पड़ा, तो उसने इन दोनों महाशक्तियों में से किसी एक में भी अपनी नीति को अलग रखने की सूझ अपनाई। गुट निरपेक्ष का यदि हम अर्थ की चर्चा करें तो सामान्यतः यह देखेंगे कि गुट निरपेक्ष का अर्थ विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय एवं नीति का राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्याय का समर्थन करना। गुट निरपेक्ष नीति का उद्देश्य स्वतंत्रता, शांति, सामाजिक न्याय के कार्य में योगदान करना है। गुट निरपेक्ष का अर्थ तटस्थता ही नहीं बल्कि विभिन्न शक्ति गुटों से प्रभावित हुए बिना राष्ट्र हितों में कार्य करना है। यदि गुट निरपेक्ष की उद्देश्य की बात करें, इस पॉइंट को अगर हम देखें, गुट निरपेक्ष का मूलतः उद्देश्य क्या रहा, तो हम यह देखेंगे कि उसके कुछ मूलभूत कारण रहे, कुछ मूलभूत उद्देश्य रहे, जिसे साम्राज्य एवं उपनिवेशवाद की नीति का विरोध करना गुट निरपेक्ष का पहला पॉइंट रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को टालने एवं शांति व्यवस्था की स्थापना करने में योगदान देना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विश्व में रंग भेद तथा नस्ल भेद की नीति को समाप्त करने का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। साथ ही विश्व में निशस्त्रीकरण एवं हथियारों की होड़ पर रोक लगाना, जो अमेरिका और रूस की प्रतिद्वंदिता का प्रमुख कारण रहा, उस पर ब्रेक लगाना, उसको जो है उस पर प्रतिबंध लगाना, ये गुट निरपेक्ष का प्रमुख रोल रहा। किसी भी गुट के साथ सैनिक गठबंधन स्थापित न करना तथा विश्व शांति के लिए समर्थन एवं सदैव सहयोग देना, ये गुट निरपेक्ष का प्रमुख उद्देश्य रहा। अब हम आगे के पॉइंट पर बात करेंगे कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या रही, अर्थात शीत युद्ध के बाद नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या रहा, इस पर क्या विचार बना। तो गुट निरपेक्ष देशों को अल्प विकसित देशों की संज्ञा दी गई है, अतः इनके समस्त आर्थिक विकास तथा देश की जनता को गरीबी से निकालना मुख्य चुनौती एवं नव स्वतंत्र देशों के लिए आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें विकासशील देशों को खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। साथ इसी उद्देश्य को नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का उद्भव हुआ एवं वर्ष 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं विकास से संबंधित सम्मेलन में टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस रिपोर्ट के मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार करने का प्रस्ताव दिया गया। अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश हमेशा करते आए। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, ऐसा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में सुधार किया गया, यह मांग रखी गई। अब इस पॉइंट को देखने के बाद, इस पॉइंट पर चर्चा करने के बाद हम आते हैं अस्त्र शस्त्र पर नियंत्रण के प्रयास। अस्त्र शस्त्र पर नियंत्रण के क्या प्रयास किए गए, उस समय इस पर क्या चर्चा किया गया। तो एक छोटे से पॉइंट में हम देखते हैं कि अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों ने आपस में युद्ध न होने देने के लिए अस्त्र शस्त्र पर नियंत्रण द्वारा हथियारों पर रोक लगाने हेतु आपस में सहयोग करने का अंततः निर्णय ले लेती हैं और इनके इन प्रयासों से सन 1960 के दशक में के उत्तरार्ध में हुई एक दशक में दोनों महाशक्तियों ने कुछ प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए और वो कुछ प्रमुख समझौते जो इस प्रकार रहे: परमाणु अप्रसार संधि, अर्थात किसी भी परमाणु का परीक्षण करने
पर रोक लगाना या परीक्षण करने पर मनाही होना। केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को ही हथियार रखने की अनुमति दी गई इस संधि के अनुसार। बाकी देशों को ऐसे हथियार प्राप्त करने से रोका गया। अर्थात इस अस्त्र शस्त्र के नियंत्रण पर जो एक परमाणु अप्रसार संधि की गई, उस संधि के अंतर्गत यह बात रखी गई कि जो शक्ति संपन्न देश हैं, जो विकसित देश हैं, केवल वही परमाणु परीक्षण करेंगे और परमाणु हथियार रखेंगे। साथ ही 1 जनवरी 1967 के पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया तो ऐसे में 5 देशों का नाम लिया जाता है, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ये परमाणु शक्ति से संपन्न देश माने गए हैं। इसी का दूसरा पॉइंट सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता है। तीसरा सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि प्रथम, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि द्वितीय आदि विषयों पर चर्चा हुई। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबसे चर्चा भी किए थे, कुछ छात्राओं से भी यह बात हुई थी कि सामाजिक विज्ञान विषय नागरिक शास्त्र विषय पर हम पहले पार्ट का वीडियो आज बनाएंगे। तो हमने केवल मुख्य यहाँ पर हेडिंग दे दिया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, और उस पर हमने अपने सूझबूझ के आधार पर बेहतर व्याख्यान देने का प्रयास किया है। यदि किसी भी छात्र छात्रा को किसी बात पर समस्या लगती है तो वह वीडियो को 1 नहीं 2 बार 3 बार देखे। साथ ही वीडियो को हमेशा देखने के लिए, सुनने के लिए आप इसको डाउनलोड करें। और हमने पहले भी कहा है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। किसी भी संशयात्मक प्रश्न के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो आज यह शीत युद्ध के दौर से संबंधित जो प्रथम पार्ट रहा वह समाप्त होता है। धन्यवाद।